इंग्लिश ग्रामर का पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। और इस इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश में सबसे छोटा चीज क्या होता है? लेटर। लेटर जो होता है हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे छोटा चीज होता है, ठीक है, अक्षर हिंदी में। और इन्हीं लेटर के राइट ऑर्डर को, मतलब सही क्रम को हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सबसे छोटा चीज इंग्लिश में लेटर होता है और इन लेटरों के समूह को हम शब्द कहते हैं। अर्थात आप लोग यह कह सकते हैं कि लेटर, सबसे छोटा चीज लेटर होता है और लेटर का ग्रुप जो होता है वह वर्ड कहलाता है, ठीक है। और शब्दों के समूह को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। और इसी सेंटेंस के बारे में हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। वी हैव टू रीड अबाउट द सेंटेंस इन दिस क्लास। और देखिए, सेंटेंस के समूह को हम लोग पैराग्राफ बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए लेटर्स का उनके प्रोनाउंसिएशन बेस पर 2 पार्ट होता है, ठीक है ना, 2 भाग होते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ लेटर्स अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। फर्स्ट इज वॉवेल एंड सेकेंड इज कॉन्सोनेंट। देखिए, वॉवेल का हिंदी मतलब स्वर होता है। जैसे हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं ना, आ से कहां तक होता है स्वर? हाँ, अह तक, ठीक है। उसके बाद क से ज्ञ तक आपका क्या होता है? व्यंजन, ठीक है। उसी तरह इंग्लिश वर्णमाला में भी स्वर और व्यंजन होते हैं। अब देखिए, आपको मालूम है कि टोटल लेटर्स 26 होते हैं, ठीक है ना। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखिए, इनमें पहला होता है वॉवेल और सेकंड होता है कॉन्सोनेंट। अब वॉवेल जो होते हैं वो 5 होते हैं। मतलब क्या हुआ कि 26 में से 5 तो आपका हो गया वॉवेल, तो बचा कितना? 21, यानी कि 21। और 21 आपका जो होगा रेस्ट लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में जितने शेष अक्षर होते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? व्यंजन, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट। तो ये बात रहा आपका लेटर्स के पार्ट का। लेटर्स 2 पार्ट के होते हैं, उन्हीं 2 पार्टों को हमने पढ़ा, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। अब आते हैं वर्ड। इससे लेटर से बड़ा क्या होता है? वर्ड। अब वर्ड के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो वर्ड क्या होता है? देखिए, पहली बात, चाहे वर्ड हो आपका चाहे सेंटेंस हो, दोनों एक राइट मीनिंग देता है। क्या देता है? एक राइट मीनिंग देता है। राइट मीनिंग का मतलब कंप्लीट सेंस। बिना सेंस के वर्ड नहीं बन सकता है। अब देखिए, वर्ड किसे कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स मतलब अक्षरों का समूह विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस, मतलब जो एक सही अर्थ भी देता हो। अब मान लो कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लो, बॉय है, बॉय मतलब लड़का। अब इसका एक अर्थ मालूम चला ना, बॉय बोले तो क्या? अच्छा, लड़का। गर्ल बोले यानी कि लड़की। टॉय बोले यानी कि खिलौना। ट्रेन बोले यानी कि रेलगाड़ी। आपको मालूम है। तो ये जो भी आपके वर्ड हैं ये क्या होते हैं? एक वर्ड कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अक्षरों के समूह है ना। देखिए, यहाँ पे बी है, ओ है, वाई है, और साथ ही साथ एक सही अर्थ भी दे रहे हैं। अब अच्छा, यही ये मान लो कि अगर यह बॉय के जगह हम वाई ओ भी लिख देते हैं तो ये भी तो क्या है? एक समूह है ना अक्षरों का, लेकिन अर्थ नहीं देता है, इसलिए यह एक वर्ड नहीं कहलाएगा। मतलब वर्ड तभी होगा जब ग्रुप ऑफ लेटर्स हो और साथ ही साथ एक कंप्लीट सेंस भी दे, यानी कि सही अर्थ भी दे। अब आता है सेंटेंस का बारे में बात, और इसी के बारे में हम लोग को पूरे चैप्टर में पढ़ना है। इसके बाद हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, उसके बाद हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस भी पढ़ेंगे। सेंटेंस क्या होता है? देखिए, लेटर्स कई मिला के आपका वर्ड बनते हैं ना, तो उसी तरह कई वर्ड मिलके और इनका सही अर्थ भी मिले तो वह सेंटेंस बन जाते हैं। यानी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives a complete sense is called sentence। समझ में आया? चलिए, तो यही है, a group of words which gives a complete sense is called a sentence। अब देखिए, एग्जाम्पल क्या है? राम इज अ बॉय। देखिए, राम यहाँ पर एक वर्ड है। राम कहते ही आपके दिमाग में यह प्रतिबिंब बनता है कि राम, अच्छा, कोई लड़का का नाम है, ठीक है ना। फिर इज आता है, तो इज आपको भी मालूम है कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ लेटर्स है, इसलिए यह एक वर्ड है और सही अर्थ भी देता है। अर्थ ना दे तो फिर काम गड़बड़।
आगे देखिए अगला, आगे है ए बॉय, एक लड़का, ये भी एक वर्ड है। ए अपने आप में ही एक वर्ड है। देखिए ए और आई दो चीजें ऐसे हैं ना जो अपने आप में ही एक क्या है, वर्ड है। इस ए का मतलब एक हो जाता है, इस ए का मतलब एक, और आई का मतलब मैं हो जाता है। तो ये दोनों जो है एक वर्ड के भी काम करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये दोनों एक वर्ड का भी काम करते हैं, है लेटर लेकिन काम करते हैं वर्ड के। चलिए, तो इसी तरह राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, यह एक सेंटेंस होगा। और इट्स रेनिंग मतलब वर्षा हो रही है, तो ये भी एक क्या है, सेंटेंस है। ठीक है। अगला टॉपिक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, मतलब वाक्य के भेद। पिछले वाले में हम लोगों ने सेंटेंस क्या है और जो भी स्टार्टिंग ग्रामेटिकल चीज थी उसे हमने पढ़ा, जैसे लेटर है, वर्ड है, सेंटेंस है, पैराग्राफ है। अब देखिए हमको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ना है, इसका अर्थ होता है वाक्य के भेद, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस, सेंटेंस के वाक्य के दो भेद होते हैं। पहला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता है। दूसरा प्रेडिकेट, प्रेडिकेट अर्थात विधेय, हिंदी में इसको विधेय बोलते हैं, लेकिन विधेय बोलने से ज्यादा अच्छा है आप प्रेडिकेट बोलिए। तो सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट सॉरी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दोनों दो चीज है। सेंटेंस के प्रकार तो कितने होते हैं, जैसे वो आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, वो 5 होते हैं, लेकिन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, वो आपके 2 होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसमें हमको अर्थ समझना है। पूछे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, हम लिखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो काम गड़बड़, ठीक है। तो अब आगे देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अर्थात कर्ता। अब क्वेश्चन आता है कि कर्ता किसे कहते हैं। देखिए सबसे आसान शब्दों में कहा जाए तो जो करता है वही करता है। मतलब क्या कि जो कार्य करने वाला होता है वही करता है, जो कार्य को करने वाला है वही करता है। तो यहाँ पे देखिए वही हम लिखे हैं कि जिस शब्द से कार्य के करने का बोध हो, जिस शब्द से कार्य के करने का बोध हो, या किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को कर्ता अर्थात सब्जेक्ट कहते हैं। अब देखिए काम के करने का बोध जिस शब्द से हो, जैसे राम इज डूइंग हिज वर्क, तो अपना काम करने का कार्य किसके द्वारा हो रहा है, राम के द्वारा, तो वहां पे राम करता है। एक चीज और, जब अभी हमको सब्जेक्ट का पता करना होता है तो हम हु से या हुम से जनरली प्रश्न पूछते हैं। क्या करते हैं, जनरली माने सामान्यतः प्रश्न पूछते हैं। ये काम हमको करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि हमको सब्जेक्ट का नहीं पता है। बहुत लोगों को सब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं होता है कि इस वाक्य में कौन सा सब्जेक्ट है। दिस मैंगोज आर वेरी स्वीट, तो इसमें बहुत लोग कह देंगे सर मैंगोज है, सर दिस है, लेकिन ये दोनों ही सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये जो गुण है उसके मीठा होने का, आम का मीठा होने का गुण किस पे आता है, दिस मैंगो, जो ये आम है, विशेषता मतलब दर्शाया गया है कि इन्हीं आमों का, तो उन्हीं, तो दिस मैंगो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह आप हु से एक बार और प्रश्न पूछिए, हु हैड डन हार्ड वर्क फॉर द एग्जाम, परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम किसने किया है, तो आपका आंसर आता है राकेश ने। तो राकेश ने ही कठिन परिश्रम किया है एग्जाम के लिए, तो राकेश यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए सब्जेक्ट के बारे में पता चला, यहाँ पे सीधे मैंगोज आ गया। मैंगो एक तरह से आपका नाउन है, ठीक है, तो नाउन आता है तो ये सीधे इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा सब्जेक्ट के अंतर्गत। यहाँ पे राकेश है, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम है, तो ये भी आपका आ जाएगा सब्जेक्ट के अंतर्गत। अच्छा अब इसका एग्जांपल देखिए, दिस मैंगोज आर वेरी स्वीट, ये आम
बहुत मीठे हैं। आखिर किसके बारे में हो रहा है बात? ये इन आमों के बारे में, जो कुछ रखे हुए आम हैं उन्हीं आमों के बारे में बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये दिस मैंगोज सब्जेक्ट है। आगे देखते हैं, राकेश हैड डन हार्ड वर्क फॉर द एग्जाम। किसने कठिन परिश्रम किया है परीक्षा के लिए? तो राकेश ने। तो यहाँ पे राकेश आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। अब सेंटेंस का दूसरा पार्ट आता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। प्रेडिकेट का हिंदी अर्थ होता है विधेय। क्या होता है? विधेय। अब विधेय क्या होता है? सबसे बड़ा बात तो सीधे इसको पहचानने का तरीका यह है कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता को छोड़कर जो भी शेष बचा हुआ भाग है वो हमारा प्रेडिकेट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसका परिभाषा इसलिए हम लोग नहीं लिखे हैं क्योंकि इसका एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछता है। सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, यह कभी आपसे नहीं पूछने वाला है। सेंटेंस में आपको छांटने को जरूर देगा कि इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटना है। तो इस पे हमने एक एग्जांपल दिया है, देखते हैं। जैसे राम हैज मेनी गुड वर्चूज, मतलब राम जो है अपने पास मेनी गुड मतलब बहुत सारे अच्छी, वर्चूज माने गुण। राम अपने पास बहुत सारी अच्छी वर्चूज माने अच्छे गुण रखता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि राम के पास बहुत सारे अच्छे गुण हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक व्यक्ति में ये जो है उस बहुत शांत है, बहुत काम है, जो बहुत पैसेंस है उसके पास धैर्य है। शांत और धैर्यचित्त मन से ही हम किसी चीज को अच्छा कर सकते हैं। तो वही है यहाँ पे कह रहा है कि राम के पास बहुत सारे अच्छे गुण हैं। अच्छे गुण में एक व्यक्ति के क्या हो सकते हैं? व्यक्ति ईमानदार हो सकता है, व्यक्ति बेईमान हो सकता है, व्यक्ति अच्छा हो सकता है, व्यक्ति बुरा हो सकता है। तो ये क्या होते हैं? किसी भी व्यक्ति के वर्चूज होते हैं। ठीक है, तो राम हैज मेनी गुड वर्चूज। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछिए कि किसके पास, हु लगा के, हु हैज मेनी गुड वर्चूज, अर्थात किसके पास बहुत सारे अच्छे गुण हैं? आपका उत्तर आता है राम। तो राम यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट मतलब कर्ता। तो इस वाक्य में राम क्या हो गया? कर्ता। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है आपका? रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है ना, क्या होते हैं? वो प्रेडिकेट के अंतर्गत आते हैं। मतलब सब्जेक्ट को छोड़ के जो आपके वाक्य के भाग होते हैं उसको हम लोग उपवाक्य भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा राम है, इस राम को छोड़ के जो चीजें बचा हुआ हमारा किसके अंतर्गत आएगा? प्रेडिकेट के अंतर्गत आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं और प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं, उन पार्टों को समझेंगे और उसके बारे में पूरी तरह से समझेंगे। फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। सेंटेंस ये दो प्रकार का होता है जैसा हम जानते हैं, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। देखिए बारी बारी से दोनों का हम लोग पार्ट समझेंगे कि उनको कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, और यह कर्ता जो है इसका डेफिनेशन हम लोगों को मालूम है कि किसी भी कार्य को करने का काम कौन करता है? कर्ता करता है। और हु से या हुम से क्वेश्चन करके हम लोग कर्ता का वाक्य में पता कर सकते हैं। ठीक है, यह कर्ता होता है जनरली 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। पहला होता है डिटर्मिनर। देखो डिटर्मिनर के अंतर्गत आर्टिकल और केस आते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स में आपका ए एंड द, और केस में नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस, ये सारे केसेस आते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। दूसरा है जैसे कि एग्जांपल में ले लीजिए ए एंड द, ये क्या हुआ? आर्टिकल के अंतर्गत आया। हिज, हिम, ये सब क्या होता है? केस के अंतर्गत आया। पॉजिटिव केस में यह संबंध स्थापित करता है। दूसरा होता है इसका सब्जेक्ट का पार्ट क्वालिफायर। तो क्वालिफायर का मतलब यह हो गया कि सीधे सीधे एडजेक्टिव। इसका एक तरह से मतलब क्या हुआ? एडजेक्टिव। या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि यह उस वाक्य में नाउन की विशेषता बतलाने का काम करता है जी। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या हो गया? जैसे मान लो कि द ओल्ड मैन, तो मैन यहाँ पे आपका हो गया क्या? नाउन। और नाउन का बताने का काम कर रहा है क्या? ओल्ड है, बूढ़ा है, या जवान है, या ऑनेस्ट है, ईमानदार है, या धैर्यशाली है, यह सारा बताने का काम क्या करता है? क्वालिफायर करता है। अर्थात क्वालिफायर के अंतर्गत या तो एडजेक्टिव आता है और उसका विशेषता बतलाता है, उस वाक्य में उसका विशेषता बतलाता है, हेडवर्ड। तीसरा होता है आपका हेडवर्ड। अब हेडवर्ड क्या होता है?
हेडवर्ड की विशेषता बतलाने का काम कौन करता है? क्वालिफायर। अब यह हेडवर्ड है क्या, ये कहां से आ गया? हेडवर्ड क्या है आपका? एक तरह से नाउन होता है। हेडवर्ड क्या होता है? एक तरह से नाउन होता है, और कभी कभी कभार इसमें प्रोनाउन का भी यूज किया जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या आ गया? सारा नाउन आ गया। क्या हो गया? सारा नाउन, और कभी कभी इसमें प्रोनाउंस भी आते हैं, इसीलिए हमने इसको इटीसी कर दिया। देखिए चौथा पार्ट होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। अब यह डिटर्मिनर, क्वालिफायर और हेडवर्ड के बाद एडजेक्टिवल फ्रेज ही आता है। ये रेस्ट ऑफ क्या होता है? देखिए इसके आगे देखिए, हेडवर्ड के बाद और प्रेडिकेट से पहले आने वाला फ्रेज। हेडवर्ड के बाद और प्रेडिकेट से पहले, क्योंकि प्रेडिकेट तो वाक्य का दूसरा भाग हो गया, उसको हम लोग अगली बार पढ़ेंगे। तो उससे पहले, प्रेडिकेट से पहले और हेडवर्ड के बाद, यानी कि नाउन के बाद, और प्रेडिकेट से पहले जो फ्रेज होता है उसी को हम लोग एडजेक्टिवल फ्रेज बोलते हैं। एक बार फिर से, सब्जेक्ट जो होता है चार प्रकार का होता है। डिटर्मिनर एक तरह से आर्टिकल ऑफ प्लेस होता है, क्वालिफायर जो कि एडजेक्टिव होता है, हेडवर्ड जो कि नाउन एक तरह से होता है, और एडजेक्टिवल फ्रेज जो कि आपका हेडवर्ड के बाद और प्रेडिकेट से पहले आता है। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइज। द ओल्ड लेडी, द एक आर्टिकल, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, आर्टिकल्स की कोई अर्थ नहीं होते हैं। द ओल्ड लेडी मतलब बूढ़ी औरत, इन द रूम जो कि कमरे में है, इज वाइज मतलब बुद्धिमान है। अब देखिए द ओल्ड लेडी इन द रूम। अब देखो प्रेडिकेट की शुरुआत एक तरह से कहां से होती है? वर्ब से होती है। प्रेडिकेट की शुरुआत हम बोल सकते हैं कि वर्ब से ही होती है। कहां से होती है? वर्ब से। तो इज वाइज है, इज एक तरह से हमारा क्या है? वर्ब है। अब यहां से वर्ब से ही प्रेडिकेट होता है, हमको मालूम है। तो यहां से इज वाइज का जो भाग है वो क्या हो गया? प्रेडिकेट। तो शेष बचा हुआ भाग हुआ अपने आप सब्जेक्ट हो गया। शेष बचा हुआ भाग क्या हो गया? अपने आप सब्जेक्ट हो गया। और अब इस सब्जेक्ट को हमको चार पार्टों में बांटना है, जो कि अगले लाइन में बांट रहे हैं। द ओल्ड लेडी इन द रूम, यही हमारा सब्जेक्ट था, द ओल्ड लेडी इन द रूम। अब इसको हमको बांटना है। देखिए द, इसमें द है, द क्या है? द हमारा है डिटर्मिनर, क्योंकि आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है? डिटर्मिनर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे द जो है आपका क्या हो जाएगा? डिटर्मिनर। ओल्ड, अब यह विशेषता बतलाने का काम कर रहा है, तो यह चीजें कहाँ आती है? एडजेक्टिव या विशेषता कहाँ आता है? क्वालिफायर। तो यह हो गया आपका ओल्ड क्वालिफायर। अब देखते हैं, देखिए लेडी, लेडी क्या होता है? एक तरह से नाउन है। क्या है? नाउन है, और वह हेडवर्ड के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत? हेडवर्ड के अंतर्गत। अब इन द रूम है, मतलब जो कमरे में है, वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिवल फ्रेज। अब यह देखिए यहाँ पे जो आपका इन द रूम है, यह क्या है? इन द रूम आपका हेडवर्ड के बाद है, यानी कि लेडी के बाद है, और इज वाइज माने प्रेडिकेट से पहले है। तो इस प्रकार जो यह फ्रेज है, इसी को हम लोग एडजेक्टिवल फ्रेज कहेंगे। दूसरा एग्जांपल, ए ब्लाइंड मैन वॉक्स, मतलब ए ब्लाइंड, एक ब्लाइंड माने अंधा, मैन माने व्यक्ति, वॉक्स माने टहलता है। एक अंधा व्यक्ति टहलता है। अब यहाँ पे देखिए वॉक, वॉक करना क्या होता है? टहलना एक तरह से वर्ब है, तो यह क्या है? प्रेडिकेट है। अब इधर बचा ए ब्लाइंड मैन। अब यह आपका पता चल गया कि क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। इसको हम लोग ही ब्रेक करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें ए आ गया, ए डिटर्मिनर के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि यह एक आर्टिकल है। ब्लाइंड आपका क्वालिफायर हो जाएगा, क्योंकि वह उस हेडवर्ड यानी कि वह उस व्यक्ति का या नाउन का विशेषता बतलाने का कार्य कर रहा है। और जो लास्ट बचा यह आपका क्या हो जाएगा? हेडवर्ड होगा, क्योंकि व्यक्ति एक प्रकार का नाउन है, और नाउन आता है हेडवर्ड के अंतर्गत। नोट में दो चीजें और हैं कि कभी कभी इनका शुरुआत जिरंड से हो जाता है, वाक्य, किसी वाक्य का शुरुआत जिरंड से होता है, और कभी कभी इंफिनिटिव से होता है। तो इनमें कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है? जिरंड देखिए क्या होता है, जिरंड कभी भी सब्जेक्ट के जगह पे आता है, और जिरंड V1 में ing जोड़ देते हैं, और वह सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाए तो उसे हम जिरंड कहेंगे। अब जिरंड क्या, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सिंगिंग प्लीजेज मी, मतलब गाना मुझे प्रसन्न करता है, मतलब मैं गाता हूं तो मुझे प्रसन्नता होती है, मुझे खुशी होती है।
देखिए जैसे यहाँ पे सिंगिंग, देखिए ये V1 है सिंग जी V1 में ing जुड़ा है और ये आया कैसे एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, तो वी कैन से इट सिंगिंग इन दिस सेंटेंस इज अ सब्जेक्ट। अब जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस बचा, रेस्ट ऑफ सेंटेंस बचा वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इस तरह से जिरंड, जब जिरंड से वाक्य शुरू हो तो उसमें हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को क्या कर सकते हैं, इजीली छांट सकते हैं। दूसरा कभी कभार होता है कि इंफिनिटिव से हो जाता है। इंफिनिटिव क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले या सब्जेक्ट सबसे पहले टू का प्रयोग अगर हो तो वह एक प्रकार से सब्जेक्ट इंफिनिटिव हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंफिनिटिव। जैसे देखिए टू पे द टैक्सेस, मतलब टैक्स का अदा करना। टू पे द टैक्सेस मैंने टैक्स को अदा करना, इज मतलब है आवर ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है। अब देखिए यहाँ पे टू से शुरुआत हुआ है, V1 में टू जुड़ जाता है, V1 में क्या हो जाता है, V1 से पहले टू जुड़ जाता है। जिरंड में V1 के बाद ing जुड़ जाता है और वो सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है, लेकिन इंफिनिटिव में V1 से पहले टू जुड़ जाता है और यह सबसे पहले आता है। अब देखिए तो इसका एग्जांपल है टू पे द टैक्सेस इज आवर ड्यूटी, टैक्स को अदा करना इज आवर ड्यूटी। अब यहाँ इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमको छांटना है। इज है या वर्ब है, तो वर्ब से ही क्या हो जाता है, प्रेडिकेट की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पे इज आवर ड्यूटी क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। अब इधर क्या है, टू पे द टैक्सेस, यह हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम सब्जेक्ट के पार्ट के बारे में पढ़ लिए, फिर इनको बांटना, वाक्य में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानना, फिर जब वाक्य जिरंड से चालू हो और इंफिनिटिव से चालू हो तो उसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को छांटना हमने क्या कर लिया, सीख लिया। कल हम प्रेडिकेट के पार्ट को समझेंगे।